एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 8 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो शायद ही कोई डाउट आपके मन में रह जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के। साथ ही अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप दोनों ही क्वेश्चंस को एकदम आसानी से कर ले जाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 8 बेसिकली प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट के बारे में बात करता है। हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 2 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे लॉ ऑफ एविडेंस का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है चैप्टर 2, और इसके जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। हमने सेक्शन 6 कवर किया है, एकदम डिटेल्ड लेक्चर है उस पर। हमने सेक्शन 7 कवर किया। आज हम सेक्शन 8 कवर करेंगे, राइट। तो सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू इज रेलेवेंट। फैक्ट इन इशू के रिलेशन में प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट रेलेवेंट माना जाता है और वो एडमिसिबल होता है इन द कोर्ट। इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हमें इन तीनों ही वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझना होगा, राइट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिव का मतलब क्या है। आपके लॉ ऑफ एविडेंस में मोटिव के लिए जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है हेतु, ठीक है। व्हाट इज मोटिव? मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव, एम। व्हाट वाज योर रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग? किसी भी चीज को करने के पीछे आपका रीजन क्या था, आपका एम क्या था, आपका पर्पस क्या था, दैट इज योर मोटिव, राइट। तो मोटिव क्या है? इट इज बेसिकली रीजन फॉर डूइंग समथिंग। हम जानते हैं कि किसी भी क्राइम को कमिट करने के पीछे एक्यूज्ड का कोई मोटिव छिपा होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा भी था कि ऑफेंस होने के पीछे का क्या मोटिव था, हमें उसे पता लगाना चाहिए, राइट। तो मोटिव क्या है? इट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम, राइट। अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी, राइट। आप अपने मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से चीज़ों को अरेंज करते हो, वो आपका प्रिपरेशन है, राइट। तो प्रिपरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। या आप कह सकते हो कि प्रिपरेशन मीन्स मेकिंग योरसेल्फ रेडी, मेकिंग योरसेल्फ रेडी टू accomplish the work, राइट। ये है आपका प्रिपरेशन। व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट क्या है? कंडक्ट बेसिकली आपका फिजिकल एक्ट या आपका बिहेवियर इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू, वो आपका कंडक्ट है, राइट। तो कंडक्ट क्या है? फिजिकल एक्ट, या हम कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिहेवियर ऑफ अ पर्सन।
वो क्या है, उसका कंडक्ट है। अब देखो, अब मोटिव क्या है उसे हम डिटेल में समझते हैं। आप चाहो तो इन चीज़ों को अपने कॉपी में कहीं एक कॉर्नर में लिख सकते हो, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता हो, ताकि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो मोटिव क्या है? मोटिव बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है। ये आपके इंटेंशन को बताता है फॉर डूइंग समथिंग। किसी भी चीज़ को करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, दैट इज योर मोटिव। वो क्या है? आपका मोटिव है, राइट। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को देखें, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? तो क्राइम के बेसिकली 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला, एक्यूज्ड पर्सन, जो कि क्या है? रॉन्ग डूअर है, जिसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है। दूसरा, मेंस रिया। मेंस रिया क्या है? मेंस रिया बेसिकली आप कह सकते हो कि ये मोटिव है। मेंस रिया क्या है? मोटिव है। मेंस रिया का मतलब है व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड, किस लिए आपने कमिट किया क्राइम, व्हाई यू कमिटेड क्राइम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कमीशन ऑफ क्राइम, दैट इज योर मेंस रिया। तो ये इंटरनल थिंकिंग ऑफ एक्यूज्ड पर्सन होता है, राइट। तीसरा हमारा है एक्टस रियस। एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट। तो मेंस रिया बेसिकली क्या है? इंटेंशन है। अपने इंटेंशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो फिजिकल एक्ट किया वो आपका एक्टस रियस है। और लास्ट होता है इंजरी, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखें तो मेंस रिया इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। और यही जो मेंस रिया है वो क्या है? आपका मोटिव है, आपका इंटेंशन है। तो मोटिव बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई चीज करने के लिए एनकरेज करता है, राइट। मोटिव इज द बेस बिहाइंड कमीशन ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम कमिट करने के पीछे का जो बेसिक चीज होता है वो मोटिव होता है, राइट। बेसिकली सेक्शन 8 यही कहता है कि ऐसे फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में मोटिव को शो करें, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड पर्सन के मोटिव को शो करें वो रेलेवेंट माने जाएंगे और उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करेंगे, राइट। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर हम लें, मान लो ए, ये इलस्ट्रेशन आपके बेरक में है, राइट। ए मर्डर बी, ए ने बी की हत्या की। अब देखो कहता है द फैक्ट दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। तो कह रहा है कि अगर हम इन फैक्ट्स को नोटिस करें कि बी जो है वो जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है और बी अपने इस जानकारी का गलत फायदा उठा रहा था। He was trying to extort money from A, वो A से मनी पैसे लेना चाहता था
और वो बार बार ए को कॉल करके थ्रेटन करता था, धमकी देता था कि अगर तुम मुझे इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं इस बात को पब्लिक में जा करके बता दूंगा, फिर तुम समझना तुम्हारा क्या होता है। राइट। तो इसी कारण ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे ए के मोटिव को देखें बिहाइंड किलिंग बी, तो दो मोटिव थे। पहला, बी ये जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, पहला मोटिव। दूसरा, बी वॉज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, बी बार बार उसे धमकी देता था और उसे पैसे ऐंठ रहा था। तो दीज वर द टू मोटिव्स बिहाइंड किलिंग बी। तो बी को मारने के पीछे मेरे यही दो मोटिव थे। राइट। तो मोटिव इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है, और एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करता है। राइट। चलिए अब देखो, अब एक बेसिक बात समझो कि अगर हम किसी क्राइम कमिट होने के पीछे के मोटिव को देखें, अगर हम किसी क्राइम के कमिट होने के पीछे के मोटिव को देखें तो कई सारे मोटिव होते हैं क्राइम कमिट करने के पीछे एक्यूज्ड का। जैसे राइट, मोटिव ऑफ क्राइम, क्राइम कमिट करने के पीछे के मोटिव को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला है डोमिनेंस। आप अपना प्रभाव दूसरे पे दिखाना चाहते हो, आप अपने आप को दूसरे से स्ट्रॉन्गर शो करना चाहते हो, तो एक ये है मोटिव बिहाइंड कमिटिंग क्राइम। दूसरा, योर एंगर। तीसरा, योर रिवेंज, आपका रिवेंज। और फोर्थ वन इज डिस्प्ले ऑफ परसीव्ड इनएडेक्वेंसी, डिस्प्ले ऑफ परसीव्ड इनएडेक्वेंसी, विच मीन्स कि आपके अंदर फीलिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट था, आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है या मुझे एक्सपोज कर सकता है। तो क्राइम कमिट करने के पीछे जो मोटिव होता है उसे हम चार कैटेगरीज में रख सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन ने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए दूसरे पर्सन का मर्डर किया, हो सकता है वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने उस गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और क्राइम कमिट कर दिया, या वो रिवेंज लेना चाहता था, या उसके अंदर ये डर था कि वो पर्सन उसे एक्सपोज कर देगा, जैसे हमने ए और बी के केस में देखा। राइट। चलो अब एक केस आपको लिखना है। तो ये बेसिक चीजें थी, प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट को लेकर के। आगे हम इन्हें और भी डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन इन्हीं तीनों टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। राइट। चलिए एक केस आप लिख लो। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि नो मैटर हाउ हीनियस मोटिव ऑफ अ पर्सन इज, इट इज इररेलेवेंट अनलेस मोटिव इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। देखो, यू आर फ्री टू थिंक, आप सोचने के लिए आज़ाद हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या सोचते हो, कितना हीनियस सोचते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के। जब तक आप उस मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक यू कैनॉट बी अरेस्टेड, आप अरेस्ट नहीं किए जा सकते हो। राइट। जैसे मान लो एक पर्सन कुछ भी सोच सकता है। राइट। मान लो वो सोच रहा है कि बी से मेरा दुश्मनी है,
किसी दिन अगर बी मुझसे रास्ते में अकेला मिल गया तो मैं चाकू से उसे घोंप दूंगा, मैं उसके कपड़े फाड़ दूंगा, मैं उसे उल्टा टांग दूंगा। तो वो सोचने के लिए कुछ भी सोच सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना हीनियस सोचते हो। अगर आप उस सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो तभी आप गिल्ट माने जाओगे। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है कि एक पर्सन कितना हीनियस से हीनियस क्राइम कमिट करने के लिए सोचता है। राइट, मैटर ये करता है कि उसने क्राइम कमिट कर दिया है। तो इसमें आप यही लिखोगे कि नो मैटर हाउ हीनियस मोटिव, ये मोटिव से जुड़ा एक केस है। हाउ हीनियस मोटिव ऑफ अ पर्सन इज, इट इज इररिलेवेंट, ये इररिलेवेंट है। इट इज इररिलेवेंट अनलेस it gets converted into reality. Right? Okay. तो कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर वर्सेस पामेर के केस में यही कहा था कि किसी भी ऑफेंस के कमिट होने के पीछे का मोटिव क्या था वो हमें पता लगाना है। राइट, तो वो केस क्या है? वो केस है आपका आर वर्सेस पामेर। लिख लो। आर वर्सेस पामेर, आर वर्सेस पामेर। Supreme Court held that it is necessary to find motive. It is necessary to find motive behind commission of any offense. आर वर्सेस पामेर, तो दो केस लॉज हो गए। अब मोटिव का एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि ए वॉज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ अ यंग वुमन बाय कटिंग हर थ्रोट विथ नाइफ। ए का ट्रायल चलता है कि उसने एक यंग वुमेन का चाकू से गला काटकर हत्या कर दिया है। कह रहा है द फैक्ट दैट अ वीक बिफोर मर्डर। तो अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि मर्डर होने से एक हफ्ते पहले वुमेन रिजेक्टेड हिज प्रपोजल टू मैरी विथ हिम, वो पर्सन उस वुमेन के पास मैरिज का प्रपोजल लेकर के गया था जिसे उस महिला ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है और एडमिसिबल है टू शो एज मोटिव ऑफ मर्डरिंग दैट वुमेन। उस वुमेन को मारने के पीछे का ए का मोटिव यही था कि वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। राइट, एक और केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। इसे हमने सेक्शन 6 में भी पढ़ा था कि जो एक्यूज था ही वॉज द फादर ऑफ अ चाइल्ड, वो ऑलरेडी एक बच्चे का पिता था। उसने एक महिला को मार दिया बिकॉज शी वॉज बीइंग प्रेग्नेंट बाय हिम, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिज कैरेक्टर। वो अपने कैरेक्टर को सेव करना चाहता था, इसलिए उसने उस महिला को मार दिया। राइट, तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन के मोटिव को बता रहा है कि वो अपने कैरेक्टर को सेव करना चाहता था, इसलिए उसने उस महिला को मार दिया। राइट, एक और केस है बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आर वर्सेस रिचर्डसन का केस
लिख लो, आर वर्सेस रिचर्डसन। मौसम थोड़ा सही नहीं है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे 2 वीडियोज आएंगे, राइट। एक ये जो पहला पार्ट है और एक और वीडियो कल परसों में आएगा, राइट। तो यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर 2 वीडियोज हैं। देखो, तो आर वर्सेस रिचर्डसन, accused was, लिख लो आप, accused was father of a child, accused was father of a child of which disease was pregnant, of which disease was pregnant, at the time it was held to be relevant and admissible on the ground that accused wanted to save his character and dignity. ठीक है, ये हो गया। फिर एक और केस है, बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि where there is direct evidence of acceptable nature the question of motive becomes irrelevant। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर वर्सेस पामेर के केस में ये कहा कि क्राइम कमिट होने के पीछे का मोटिव क्या था वो हमें पता लगाना है। लेकिन बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ मोटिव है वो इररेलेवेंट हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये रिकॉर्ड हो गया है कि ए बी को चाकू से मार रहा था, तो आप इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते हो कि मेरा मोटिव नहीं था उसे मारना, क्राइम तो क्राइम है, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन ऑफ मोटिव होता है वो इररेलेवेंट हो जाता है, राइट। यही कहा गया था बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लिख लो, बाबू लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। Supreme Court held that where there is direct evidence, of acceptable nature is available, question of motive become irrelevant। ठीक है, ओके। एक और केस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मुनिश मुबर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई पर्टिकुलर केस एंटायरली सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या
इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे बेस्ड है। देखो, इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है, इस पे भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार केस लॉज भी आते हैं। तो अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अच्छे से इसी तरह विथ नोट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर लगभग आधे घंटे का लेक्चर है। आप उस वीडियो को अगर देखते हो तो आपका जो कंसेप्ट है सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर के वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केस पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, यानी डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो मोटिव होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वी हैव टू फाइंड आउट द मोटिव। मोटिव प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन केसेस विच आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। ठीक है, ओके। तो लिख लो आप, मुनीस मूवर वर्सेस स्टेट ऑफ मुनीश मूबर वर्सेस, जितना केस आप लिखोगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करो कि आप केसेस ज़्यादा पढ़ो। मुनीश मूबर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in a case of circumstantial evidence, motive plays a very significant role. ठीक है, ओके। तो ये था मोटिव और मोटिव से जुड़े केस लॉज। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। प्रिपरेशन, देखो, प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। आपने क्राइम कमिट करने से पहले क्या क्या तैयारियां की, वो रेलेवेंट माना जाता है, वो एडमिसिबल होता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रिपरेशन क्या है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस है टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। आप अपने मोटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से रिसोर्सेस का अरेंजमेंट किया, किस तरह से आपने चीज़ों को अरेंज किया, दैट इज योर प्रिपरेशन, राइट। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि ऐसी एविडेंसेस जो ये शो करते हो कि एक्यूज ने फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में तैयारियां किया, एक्यूज ने फैक्ट एंड इशू के रिलेशन में तैयारियां की, वो सारे एविडेंसेस रेलेवेंट होते हैं। जैसे मान लो एक इलस्ट्रेशन है कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि उसने बी की हत्या की, पॉइजन देके उसे मार दिया। तो कहता है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि बिफोर द डेथ ऑफ बी के डेथ से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन, ए ने पॉइजन खरीदा था और वो जो पॉइजन था वो वही था जिस पॉइजन से बी की हत्या की गई थी। तो अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ए ने बी को मारने के लिए तैयारियां पहले से कर ली थी, क्योंकि ए के पास से जो पॉइजन मिला था वो सेम पॉइजन था जिस पॉइजन से बी की हत्या की गई थी। तो ये क्या है? प्रिपरेशन को शो करता है। और प्रिपरेशन, ऐसे एविडेंसेस जो एक्यूज्ड के प्रिपरेशंस को शो करते हो इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू, वो रेलेवेंट माने जाते हैं एज पर सेक्शन 8। क्लियर? चलिए,
ये पर्टिकुलर सेक्शन कंडक्ट के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पैरा 2 है वो कंडक्ट को डिफाइन करते हुए उसके स्कोप और उसके एप्लीकेबिलिटी को बताता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आगे हम इतना सिंपल वे में समझेंगे कि ये सेक्शन ही आपको याद हो जाएगा। बस आप वीडियो एंड तक देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि एविडेंस टेंडिंग टू शो दैट प्रिपरेशन evidence tending to show that accused made preparation to commit crime is always relevant, वो हमेशा relevant होता है और admissible होता है, is always relevant and admissible। तो ये इलस्ट्रेशन आपके बैरक में है, आप वहां से लिख सकते हैं। अब देखो ये तो प्रिपरेशन हो गया, अब हम बात करेंगे कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट, तो प्रिपरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। Making yourself prepared is your preparation. Now, conduct. Conduct का मतलब होता है फिजिकल एक्ट, राइट। मोटिव जहां इंटरनल थिंकिंग है एक्यूज्ड का, वहीं जो कंडक्ट है वो एक्सटर्नल एक्ट है। उस पर्टिकुलर थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कदम उठाया, इज योर कंडक्ट। ठीक है, तो कंडक्ट क्या है? बेसिकली अ फिजिकल एक्ट है, अ फिजिकल एक्ट टू कन्वर्ट योर मोटिव इनटू रियलिटी। क्या हम कह सकते हैं अ फिजिकल एक्ट, अ फिजिकल टू गिव final shape to your preparation, a physical act to give final shape to your preparation, वो क्या है? आपका कंडक्ट। सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि एक पर्सन का कंडक्ट अगर कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट से डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करता है, if conduct of a person stabilizes a link with conduct of incident, वो relevant होता है, admissible होता है। लिख लो, conduct of a person is relevant and conduct of a person is relevant and admissible if it stabilizes a link with conduct of incident। तो दो चीजें हैं, एक है कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट और दूसरा कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। अब इसे समझते हैं। जैसे मान लो इलस्ट्रेशन आपके बैरक में, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा? आगे कहता है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें कि आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, जब बी को लूट लिया गया, तो सी ने ए के प्रेजेंस में कहा, शी सेड इन एज प्रेजेंस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेदर ए रॉब्ड बी, वेदर ए रॉब्ड बी। ठीक है, क्या ए ने बी को लूटा? ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम इन फैक्ट्स को कंसीडर करें
कि आफ्टर बी वॉज रॉब, जब बी को लूट लिया गया तो सी ने ए के प्रेजेंस में, सी इन एज प्रेजेंस, सी ने ए के प्रेजेंस में ये कहा कि लुक द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर अ मैन हु रॉब्ड बी, देखो पुलिस आ रही है और उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बी को लूटा है। अब ये सुनने के बाद ए इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स रेन अवे, ये सुनने के बाद ए तुरंत वहां से भाग जाता है। तो यहां अगर हम ए के कंडक्ट को उस इंसिडेंट से लिंक करके देखें तो जैसे ही ए इस बात को सुनता है सी के मुंह से कि देखो पुलिस आ रही है और उस बंदे को ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा है, और ये सुनते ही ए का वहां से भाग जाना, ए का ये जो कंडक्ट है वो रेलिवेंट है और उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। अगर तुमने चोरी नहीं की थी, अगर तुमने बी को नहीं लूटा था तो फिर तुम भागे क्यों? एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना कंडक्ट के ही दायरे में आता है, राइट। आगे हम समझेंगे। तो ये था conduct of a person is relevant if it stabilizes a link with conduct of incident, क्लियर। चलिए अब एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। देखो इसमें कहा गया कि कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, रनिंग अवे एंड स्टेटमेंट ऑफ क्राइम साइमल्टेनियसली इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन कोर्ट। लिख लो, कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार होना, रनिंग अवे। कंडक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग एंड crime in a statement is relevant and admissible। आगे जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि मेयर स्टेटमेंट केवल एक पर्सन का स्टेटमेंट कंडक्ट के तौर पे नहीं कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर एक पर्सन भाग रहा है और भागते भागते वो कुछ बोल रहा है, जैसे मान लो एक पर्सन जो कि हैवीली इंजर्ड है, उसके पूरे शरीर पे जगह जगह जख्म है, ब्लीडिंग हो रहा है उससे, और वो भागते भागते कह रहा है कि देखो बी ने मेरे साथ क्या कर दिया है, बी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ वो चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ पे उस पर्सन का भागना और साथ ही में रोते रोते भागना, स्टेटमेंट ऑफ क्राइम, ये क्या है, रेलेवेंट है और एडमिसिबल है इन द कोर्ट। तो हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन प्लस हिज कंडक्ट टुगेदर क्या है, रेलेवेंट है, टुगेदर रेलेवेंट एंड एडमिसिबल। ठीक है, ओके। आइए हम कंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्ट।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्ट। पहला कहता है अटेम्प्ट टू थ्वार्ट, अटेम्प्ट टू थ्वार्ट, अटेम्प्ट टू थ्वार्ट, THWART, which means जब आप कोई पर्सन को रोकने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन वो पर्टिकुलर एक्ट ना करे, तो ये भी आपका कंडक्ट है और आपके अगेंस्ट एडमिशिबल है। जैसे मान लो कि दो पार्टीज थी, ए और बी। ए के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया बी के द्वारा कि उसने सी का मर्डर कर दिया है पॉइजन दे करके, राइट। अब ए कोर्ट को बार बार प्रोहिबिट कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सी का मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो। तो ए का कोर्ट को रोकना ताकि सी का मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, ये ए के अगेंस्ट रेलेवेंट है। तो ये क्या है, ए का कंडक्ट है और ये क्या है, रेलेवेंट है इन द कोर्ट कि अगर ए सच में इनोसेंट है तो वो क्यों नहीं मेडिकल एग्जामिनेशन कराने देना चाह रहा है शी का, राइट। तो अटेम्प्ट टू थ्वार्ट। दूसरा कहता है डिस्ट्रॉइंग एनी एविडेंस, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करना कंडक्ट के दायरे में आएगा, डिस्ट्रॉइंग एनी एविडेंस। तीसरा प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना कंडक्ट के ही दायरे में आएगा, प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस। नाउ फोर्थ वन थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस, गवाहों को डराना धमकाना कंडक्ट में आएगा, थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस। और एब्सकॉन्डिंग, फरार होना, एब्सकॉन्डिंग ये भी कंडक्ट में आता है, राइट। अब हम बेयर एक्ट कैसे सेक्शन 8 को डिफाइन करता है और किस तरह से कंडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं बेयर एक्ट में, उसे हम अपने दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो आज हमने इन सिंपल वर्ड्स सेक्शन 8 को समझा। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने किया था इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको समझाने के लिए। तो आई होप कि ये जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इन शॉर्ट सेक्शन 8 क्या कहता है उसे समझें तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 8 बेसिकली यही कहता है कि फैक्ट इन इशू के रिलेशन में किसी पर्सन का जो मोटिव है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का मोटिव रेलेवेंट होता है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का प्रिपरेशन रेलेवेंट माना जाता है, फैक्ट इन इशू के रिलेशन में एक्यूज्ड का कंडक्ट रेलेवेंट माना जाता है और एडमिशिबल माना जाता है। तो आई होप प्रिपरेशन क्या है, मोटिव क्या है, कंडक्ट क्या है और ये क्यों रेलेवेंट और एडमिशिबल होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल इसी पर्टिकुलर सेक्शन के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 8 विच इज़ प्रिपरेशन मोटिव कंडक्ट, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने बेसिक वे में विथ इजी एक्सप्लेनेशन, केस लॉज, इलस्ट्रेशंस के साथ समझा था। आई होप कि सेक्शन 8 क्या कहता है और क्यों हम प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट को इन रिलेशन टू फैक्ट इन इशू रेलेवेंट मानते हैं, एडमिशिबल मानते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आज के इस वीडियो लेक्चर से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ये सेक्शन 8 के ऊपर सेकंड लेक्चर है। आज हम ये देखेंगे कि बेयर एक्ट का सेक्शन 8 प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट को लेकर के क्या कहता है, राइट। और स्पेशली हम कंडक्ट के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पैरा 2 है वो कंडक्ट को डिफाइन करते हुए उसके स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो वीडियो के एंड तक सेक्शन 8 क्या कहता है वो आपको समझ में तो आएगा ही, साथ ही साथ सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हम डायग्राम के माध्यम से सेक्शन 8 को समझने की कोशिश करेंगे नोट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 8 बेसिकली डिफाइन करता है, इट डिफाइंस कंडक्ट, इट्स स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। राइट, देखो सेक्शन 8 का पैरा 2 ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, क्या कहता है? अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप एज इट इज अपने नोटबुक में उतारोगे और ऐसे ही एग्जाम में भी लिखोगे। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इजी लगेगा। देखो, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, कंडक्ट क्या है उसे हमने समझ लिया है, प्रिपरेशन क्या होता है समझ लिया है, मोटिव क्या होता है उसे समझ लिया है, क्यों प्रिपरेशन, कंडक्ट और मोटिव रेलेवेंट होंगे, एडमिसिबल होंगे, उसे भी हमने समझ लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लो। ठीक है, देखो तो सेक्शन 8 का पैरा 2 कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, किसी भी पार्टी मतलब एक केस में हम जानते हैं दो पार्टीज होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। तो सेक्शन 8 का पैरा 2 कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एंड ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी। आगे आगे कहता है इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट, क्या होगा? रेलेवेंट होगा, इज रेलेवेंट is relevant in reference to, in reference to such suit or proceeding। अपने समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन 8 के पैरा 2 को 3 पैराज में डिवाइड कर देंगे, जिसमें से पहला पैरा यही है। क्या कह रहा है आइए समझते हैं। तो सेक्शन 8 पैरा 2 ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, फिर चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एंड किसी पार्टी का कोई एजेंट है तो उसका कंडक्ट, इन एनी शूट, किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग। राइट, तो किसी पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स। राइट, चलिए अब तो ये पैरा पहले आप नोट करोगे। अब दूसरा समझो, दूसरा कहेगा
कि कंडक्ट इज रेलेवेंट, कंडक्ट इज रेलेवेंट, कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा इन रेफरेंस टू किसके रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू, तो उस पर्टिकुलर सूट के किसी फैक्ट इन इशू के रेफरेंस में कोई कंडक्ट है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। दूसरा ये। तीसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट। तीसरा आप नोट करो, चलो यही हम नोट कर लेते हैं नीचे। तीसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, रेलेवेंट माना जाएगा। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, इन रिलेशन टू एन ऑफेंस। तो कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, which is committed by him, and proceeding is going against him, proceeding is going against him। क्या कह रहा है देखो, तो सेक्शन 8 पैरा 2 का जो लास्ट पैरा है वो ये कह रहा है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के रिलेशन में, जो ऑफेंस उसने कमिट किया है और प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट। तो ये है पूरा सेक्शन 8 इन द वर्ड्स ऑफ योर बेयर एक्ट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है देखो, कंडक्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है प्रीवियस कंडक्ट और दूसरा सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो कंडक्ट बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रीवियस कंडक्ट, एक हो सकता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। व्हाट इज प्रीवियस कंडक्ट? देखो, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये तीन पर्सन्स हैं। इन तीनों ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो डी को मार देंगे, दे विल किल डी। अच्छा, इस प्लान में ए और बी डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, जबकि सी जो है केवल उनका हेल्प करता है, यानी ही इज एक्म्प्लिस, ये क्या है, सह अपराधी है, ही इज को एक्यूज्ड। अब बिफोर मर्डरिंग डी, डी को मारने से पहले ए, बी और सी तीनों ने ये प्लान बनाया था कि सी जो है, क्योंकि डी का एक अच्छा दोस्त है, तो सी जो है डी को इस जगह पर लेकर के आएगा जहां पे ए और बी पहले से मौजूद रहेंगे। तो इनका ये जो एक्टिविटी है, इनका ये जो फिजिकल एक्ट है बिफोर द क्राइम, ये प्रीवियस कंडक्ट कहलाएगा। और मर्डर करने के बाद सी क्या करेगा, एज पर दियर प्लान वैन लेकर के खड़ा रहेगा और ए और बी मिलकर डी के डेड बॉडी को उस वैन में रखेंगे और ले जाके किसी खाई में थ्रो कर देंगे। तो ये मर्डर करने के बाद इनका
ये प्लान है तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आएगा। तो कंडक्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं, प्रीवियस कंडक्ट एज वेल एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन कंडक्ट के ही बारे में बात करता है, इसलिए कंडक्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलो, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट, देखो, there are conduct of only party to the proceedings and agent of the party is admissible। देखो, सेक्शन 8 के दूसरे पैराग्राफ में जो हमने समझा कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ द पार्टी, तो हमने एक तो पार्टी के किसी एजेंट के कंडक्ट के बारे में बात किया और पार्टीज के कंडक्ट के बारे में बात किया। तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा कि कंडक्ट ऑफ ओनली पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, पार्टी टू द सूट है, उसका कंडक्ट, और पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट क्या होगा, रिलेवेंट माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा, राइट। किसी अदर पर्सन का जो कंडक्ट है उसे हम एडमिसिबल नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, जब उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट जा रहा है, तब हम किसी अदर पर्सन के कंडक्ट को रेलेवेंट मानेंगे, राइट। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का जो कंडक्ट है वो एडमिसिबल उसके अगेंस्ट में होगा, उसके बिहाफ में नहीं होगा, राइट। कंडक्ट इज रेलेवेंट इफ इट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कंडक्ट को हम रेलेवेंट तब मानेंगे जब कंडक्ट फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करता हो या फैक्ट इन इशू से प्रभावित होता हो। तो कंडक्ट को हम रेलेवेंट तब मानेंगे जब कंडक्ट फैक्ट इन इशू को प्रभावित करता हो या फैक्ट इन इशू से प्रभावित होता हो। और ये जो कंडक्ट है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और कंडक्ट जो होता है वो रेलेवेंट होगा क्रिमिनल एंड सिविल केसेस दोनों में। तो ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट है, लिख लो। पहला, कंडक्ट ऑफ ओनली पार्टी टू प्रोसीडिंग, पार्टी टू सूट एंड एजेंट ऑफ पार्टी इज एडमिसिबल। दूसरा, conduct of a person is admissible against him तीसरा, conduct is relevant if it influences or get influenced by fact in issue और लास्ट, it is relevant in both civil and criminal cases। तो ये है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट। चलिए अब हम रेलेवेंसी ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे। कब हम कंडक्ट को रेलेवेंट मानेंगे या कंडक्ट के एडमिसिबिलिटी के क्या क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस पे हम कंडक्ट को एडमिसिबल मानेंगे, उसे हम समझते हैं।
relevancy of conduct is based on two conditions. Relevancy या admissibility of conduct. Admissibility of conduct is based on two conditions. दो conditions पे ये based है. The first one is conduct must revolve around fact and issue और relevant fact. जो conduct है वो fact and issue के around revolve करना चाहिए. पहला ये conduct या तो fact and issue को influence करता हो, प्रभावित करता हो, या fact and issue से प्रभावित होता हो. So these are the two conditions for the relevancy of conduct. पहला, conduct must revolve around fact and issue or relevant fact. और दूसरा, conduct either influences or get influenced by fact and issue. अब देखो किन किन पर्सन्स का कंडक्ट रेलेवेंट माना गया है. तो सेक्शन 8 कहता है कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स आर रेलेवेंट. जब आप अपने बेयर एक्ट का सेक्शन 8 जब आप बेयर एक्ट का पेज नंबर 10 देखोगे तो लास्ट में एकदम लिखा है कि अंडर सेक्शन 8 कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स इज रेलेवेंट. इन पर्सन्स का कंडक्ट हम रेलेवेंट मानते हैं. किनका किनका? तो पहला कहता है पार्टी टू द सूट यानी प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट का. दूसरा, एजेंट ऑफ द पार्टी. तीसरा, एक्यूज्ड मतलब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है. और फोर्थ वन इज अग्रीव्ड पर्सन यानी पर्सन अगेंस्ट होम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. राइट. तो इन चार पर्सन्स का कंडक्ट रेलेवेंट माना गया है सेक्शन 8 में. कौन कौन से? पार्टी टू द सूट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, दूसरा एजेंट ऑफ द पार्टी, तीसरा अक्यूज्ड और फोर्थ वन इज अग्रीव्ड पर्सन. अब सेक्शन 8 का जब हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 9 पे है, तो वो क्या कहता है? देखो वो कहता है कि द वर्ड कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स. जो कंडक्ट है उसमें किसी पर्सन का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा. तो कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट. लेकिन आगे कहता है बट इट इज़ एडमिशिबल. लेकिन ये एडमिशिबल तब होगा जब स्टेटमेंट जो है वो मिक्सड अप हो जाएगा विथ एनी एक्ट ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन के किसी एक्ट से जब वो स्टेटमेंट मिक्सअप हो जाएगा तब रेलेवेंट माना जाएगा. जैसे हमने देखा था कि एक पर्सन है जो बुरी तरह से घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है, वो ब्रूटली इंजर्ड है और वो भागा जा रहा है और कह रहा है कि देखो बी ने मेरे साथ क्या किया. राइट. बी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज हेल्प मी. ये बोलते बोलते वो भाग रहा है. तो उसका भागना, एब्सकॉन्डिंग अलॉन्ग विथ गिविंग स्टेटमेंट देना, ये कंडक्ट के दायरे में आएगा. और केवल हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें विदाउट एनी एक्ट तो वो एडमिशिबल नहीं होगा. राइट. ओके. एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? देखो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट. किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट माना जाएगा इफ एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम. यदि उससे कोई स्टेटमेंट कहा गया है या इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स हिज कंडक्ट इज रेलेवेंट. तो किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट तब माना जाएगा जब या तो उसके सामने कुछ कहा गया या जब वो प्रेजेंट था तो कुछ ऐसी चीजें कही गई जो उसके कंडक्ट को शो करता हो इन रिलेशन टू द इंसिडेंट. हम जानते हैं कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इफ गेट मिक्सड अप, यदि वो मिक्स हो जाता है विद द कंडक्ट ऑफ इंसिडेंट तो वो रेलेवेंट माना जाएगा. जैसे इलस्ट्रेशन के साथ, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड
इस इलस्ट्रेशन को हमने देखा था कि बी को जब लूट लिया गया तो सी ने ए के प्रेजेंस में ये कहा कि देखो पुलिस आ रही है और उस पर्सन को ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा है। अच्छा, ये सुनने के बाद ए तुरंत वहां से भाग जाता है। तो ए का कंडक्ट उस इंसिडेंट के रिलेशन में रेलेवेंट है और एडमिसिबल है और एक एविडेंस की तरह काम करेगा उसके अगेंस्ट में, राइट। चलिए अब एक और केस हम देखते हैं। इन ए नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपके बैरक में है। ए नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यही कहा गया कि एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज्ड का फरार होना इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के जस्ट बाद, घटना होने के जस्ट बाद एक्यूज्ड का भागना कंडक्ट कहलाएगा और उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो देखो ये था सेक्शन 8 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाया, पूरा प्रिपरेशन के साथ आपके सामने सेक्शन 8 को एकदम सिंप्लीफाइड वे में रखने की कोशिश करी। और आप जानते हो कि ऐसे कंटेंट, ऐसा लेक्चर जब आप पेड बैचेस में जाओगे वहाँ भी शायद ही मिले आपको। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर ये सेक्शन आपको समझ में आता है, मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों वीडियोज़ को मर्ज करके एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए वीडियोज़ कभी कभी नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडिंग में है, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस आपको किसी भी मैनर में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ग्रो कराइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।